नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 27 मई 2020 है और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, हमने कल प्रश्न पूछा था, दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ जिले की पेटलाव तहसील में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका सही उत्तर आकाश चौहान, ज्योति मेड़ा, ललित चौहान, संजय चौहान और राहुल बामनिया, इन पांचों ने उत्तर दिया था। और आप भी चाहते हैं आपका उत्तर यहाँ पर दिखे तो आखिरी में जो प्रश्न पूछा जाता है वीडियो के अंत में, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है और सही उत्तर होगा तो कल हमने इस वीडियो के अंत दिखाएंगे। तो चलिए, पहले प्रश्न की बात करें हम लोग तो ओआईसी में भारत पर इस्लामी फोबिया के पाकिस्तान के आरोप का बचाव किस देश ने किया? सऊदी अरब, यूएई, कतर, मालदीव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदीव। डिटेल में देखें हम लोग तो 22 मई को ओआईसी की वर्चुअल मीटिंग में यूएन में पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इंडिया के लिए सैंक्शन यानी प्रतिबंध की डिमांड यूएन में करने की राय को बनाने की कोशिश की इस मीटिंग में कि इंडिया पर बैन लगाने के लिए। इस मीटिंग में पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है, इसने 22 मई को इस मीटिंग में मांग करी। इस्लामिया फोबिया का मतलब क्या होता है? मुस्लिमों या इस्लामों के प्रति बहुत ज़्यादा डर होना, जिससे उनके प्रति हेट स्पीच, क्राइम, सोशल पॉलिटिकल भेदभाव होना, यह इस्लामिक फोबिया का मतलब होता है। अब देखिए उसमें मालदीव ने क्या कहा उस मीटिंग में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। हमें नहीं मानते कि इंडिया सिंगल आउट करना ठीक है। ऐसे में इस्लामिक फोबिया का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि देखिए भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर 20 करोड़ से अधिक मुस्लिम रहते हैं। तो इस प्रकार आरोप का मुस्लिम बाहुल्य देश है, मालदीव ने इसका समर्थन नहीं किया और भारत का बचाव किया। देखिए 2018 में मालदीव में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भारत के संबंध में मधुरता आई है। और देखिए अमेरिकन CIRF ने अपनी रिपोर्ट में भारत को उन 14 देशों में रखने का सुझाव दिया जहां पर कुछ खास चिंता है। रिपोर्ट में क्या कहा गया? भारत उन देशों में शामिल है जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहे हैं। ये जो अमेरिकी एजेंसी है, इसका कहना है CIRF का। अब अगले प्रश्न की बात करने से पहले मालदीव के बारे में देखें। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मुद्रा मालदीव रुपया। राजभाषा क्या है? मनहदीवेई। और इस्लामिक धर्म यहाँ कर। वो राष्ट्रपति सोली है, वो उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद। मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम हो नहीं हो तो यहाँ के नागरिक नहीं बन सकते। और मालदीव कहाँ पर है? भारत, ये यहाँ पर भारत के दक्षिण में, यह जो गोल घेरे में दिख रहा है ये मालदीव छोटे छोटे द्वीप में है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स ने किन रक्षा अधिग्रहणों को रोकने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन है। हॉक प्लेन ट्रेनर विमान, पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान, जगुआर लड़ाकू विमान के लिए अमेरिकी इंजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये तीनों को रोकने का फैसला किया है भारतीय वायुसेना ने। अब डिटेल में देख लें हम लोग तो भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। इन्होंने ऐलान किया तो ब्रिटेन से 20 अतिरिक्त हॉक प्लान और USA के इंजनों के साथ 30 जगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड, स्विट्जरलैंड से 38 पिटालस बेसिक ट्रेनर खरीदने की जो योजना थी, इस पर रोक लगा दी। किसने? वायुसेना ने। अब इसे कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ये बनाएगी इसे। अब जो इस पर रोक लगाए ना, इसे वो बनाएगी और इनकी मदद से इस योजना को पूरा किया जाएगा। और साथ ही अन्य इंजन अपग्रेड करेंगे। स्विट्जरलैंड जो 38 ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन इसे अब क्योंकि जो अपनी भारत की है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह 40 विमान देगी इसी के बदले में, इसलिए इस पर भी रोक लगाया गया। तो चलिए अब वायुसेना के बारे में बात करते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932। और 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का दिवस भी मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना के उपसेनापति कौन है? एयर मार्शल अनिल खोसला। और यह वायुसेना का लोगो है। इसका नभ स्पर्श दीप्तम, यह इसका लोगो है भारतीय वायुसेना का। अब देखिए अगले प्रश्न के तीसरे प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 मई को
अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। डिटेल में देखिए, हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर न पहुंच सके, और उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जो अपराध के शिकार हुए गुमशुदगी के कारण, और उन लोगों की तलाश करने के लिए लगातार प्रयास जारी है जो लापता है अभी। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस के बारे में बात करें हम लोग, तो इस दिन को मनाए जाने की घोषणा कब हुई थी? 1983 में। कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा। 2001 में 25 मई को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ICMEC मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और इसलिए यूरोप आयोग के संयुक्त प्रयास से औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मिसिंग चिल्ड्रन डे IMCD के रूप में पहली बार मान्यता दी गई है। कब दी गई? 2001 में 25 मई को। चलिए अब इसके बारे में बात कर ले, इस डे के बारे में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन यह मनाता है इसको, अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया US में, यानी अमेरिका में। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर फ्रांस बी हमर अध्यक्ष है। अब देखिए अगले प्रश्न की, चौथे प्रश्न की, किस देश ने UDF को इंडिया वार गेम सेंटर हैंड ओवर किया है? तो सही उत्तर है भारत। डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, भारत ने युगांडा पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज, जो युगांडा की फोर्स है, पीपुल्स डिफेंस फोर्स, इसको इंडिया नाम का एक वार गेम सौंपा। इसमें क्या होगा? इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर इसे इंडियन एसोसिएशन युगांडा AIU द्वारा अत्याधुनिक सैन्य प्रशिक्षण सुविधा केंद्र UPDF को सौंप दिया गया। यह सौंपा गया किसके किसके द्वारा? इंडियन मिलिट्री एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर किसने किया? इंडियन एसोसिएशन युगांडा ने, इन दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया, इंडिया वार गेम। तो इसे ये तैयार किया है। और युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? जनरल योवेरी काटुजू मुवेनी ने वार गेम इंडिया का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित किया गया था। और जिंजा जिले में IAU द्वारा 1 अरब युगांडा शिलिंग या $26,000 की लागत से बनाया गया। और भारतीय मूल के युगांडा वासियों ने वार गेम की स्थापना के लिए स्वैच्छिक रूप से योगदान दिया था। जो भारतीय मूल के लोग हैं, इन्होंने इसके वार गेम के लिए स्वैच्छिक रूप से, जो भारतीय मूल के लोग हैं। अब देखिए युगांडा के बारे में। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। और भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। यहाँ की मुद्रा क्या है? युगांडा शिलिंग। और राष्ट्रपति कौन है? यावेरी मुसेवेनी। और उपराष्ट्रपति कौन है? गिलबर्ट बुकिया बालेसा। और प्रधानमंत्री अपोलो सिम्बाम्बी। और देखिए यह अफ्रीकन देश है, यहाँ पर इंडिया यहाँ पर, और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित यह देश है युगांडा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो यूनेस्को गिलर्मी केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड देने के लिए किसके नाम की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है, देखिए 4 ऑप्शन, जीनेत बेडियो लीमा, नेहा दीक्षित, सिरिल अल्मीदा, माइकल। तो इसका सही उत्तर है जीनेत बेडियो लीमा, जिनका चित्र यह यहाँ पर स्थित है। और डिटेल में देखें हम लोग, तो कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार कौन है? जीनेत बेडियो लीमा को 2020 के यूनेस्को गिलर्मा केनो फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड देने के लिए दी जाने की घोषणा की गई। उनकी रचनाएं देश में स्वतंत्र महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, यौन हिंसा पर केंद्रित है। इस पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो कोलंबिया का ही पत्रकार थे, क्या नाम इसका? गिलर्मो केनो इसाजा के नाम पर रखा गया, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 दिसंबर 1986 में कोलंबिया बागोटो में उनके अखबार एल इस्पेक्टोर कार्यालय के सामने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? गिलर्मो केनो इसाजा के नाम, और इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। और वर्ष 2019 का यह अवार्ड म्यांमार के पत्रकार क्याओ सोवो व वा लोन को संयुक्त रूप से दिया गया था। और ये पुरस्कार व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योगदान दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करने से पहले ये कोलंबिया की, तो कोलंबिया के बारे में देख लेते हैं। कोलंबिया की राजधानी कौन सी है? बागोटा। स्पेनिश भाषा है, मुद्रा पेसो है। और राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सेंटोस है। उपराष्ट्रपति कौन है? ऑस्कर नारेन्यो। और देखिए यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। जो देखिए भारत यहाँ पर स्थित है, भारत से अफ्रीका, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका का।
और कोलंबिया हिस्सा है, और यह यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। छठवां, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। इसका सही उत्तर है 25 मई विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अब डिटेल में देखें हम लोग तो हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाना और थायराइड रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना है। यह दिन 2008 में यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन ETA और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ATA के नेतृत्व में अभियान के एक भाग में शुरू किया गया है। थायराइड रोग के डॉक्टर और उनका इलाज करने वाले चिकित्सा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और थायराइड क्या है? देखिए, थायराइड तितली आकार की एक ग्रंथि है जो गर्दन के नीचे की हिस्से में स्थित है, इंडोक्राइन ग्रंथि में होती है ना। और गले में टायरोक्सिन और T4 टीरोथायराइन का निर्माण करती है। और यह राइट ग्रंथि शरीर में थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH नामक हार्मोन्स बनाती है। उससे शरीर में एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन, दूसरे हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। थायराइड हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म, अचानक वजन बढ़ जाना, और थायराइड हार्मोन में वृद्धि यानी हाइपरथायराइडिज्म का कारण बनती है। और देखिए, आहार में उचित आयोडीन का स्तर बनाए रखने और कच्ची गाइट्रोजेनिक सब्जियों का उपयोग सीमित करना थायराइड रोगों से बचना में मददगार होता है। क्या होता है? आयोडीन स्तर को बनाए रखना आयोडीन के, और कच्ची गाइट्रोजेनिक सब्जियों के उपयोग से यह थायराइड रोगों से बचने का मददगार होता है। अब देखिए 7वें प्रश्न की, किस राज्य ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा की है? तो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अब डिटेल में देखें हम लोग तो यह आयोग किसके लिए? उनके लिए बनाया गया जो दूसरे राज्य से मजदूर लौटे हैं, उत्तर प्रदेश के। और इस आयोग में प्रवासी मजदूर कामगारों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा इस आयोग से। इसके लिए वापस लौटे सभी मजदूर को स्किल मैपिंग की जाएगी और उनका सारा डाटा एकत्रित किया जाएगा कि क्या कार्य करते हैं, उसी आधार पर यहाँ पर प्रवासी आयोग बनाकर उनको काम दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। किस देश ने जैव विविधता में के संरक्षण की दिशा में कुछ प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया है? देखिए, भारत सरकार, नेपाल सरकार, रूसी सरकार, बांग्लादेश सरकार। सही उत्तर है भारत सरकार। अब डिटेल में देखिए हम लोग, जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कुछ पहलों का शुभारंभ भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के वर्चुअल उत्सव के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम UNDP का जैव विविधता संरक्षण परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया इस वर्चुअल कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में खुली पारदर्शी ऑनलाइन प्रतियोगिता प्रक्रिया 1 वर्ष के लिए अवधि 20 छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री के साथ जोड़ने का प्रस्ताव भी है इसमें कार्यक्रम में। और ये छात्र प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता के बारे में जो संरक्षण के बारे में जानेंगे। इस वर्चुअल उत्सव के दौरान जैव विविधता संरक्षण और जैविक विविधता अधिनियम 2002 पर एक वेबिनार श्रृंखला भी शुरू की गई है। तो इस प्रकार इस जैव विविधता दिवस जो 2020 में मनाया गया उसी पर यह इस प्रकार वर्चुअल उत्सव में यह कार्यक्रम निश्चित हुए। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार पृथ्वी पर का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किस जगह कमज़ोर हो गया है? बहुत बड़ी समस्या आ रही है पृथ्वी के लिए। तो देखिए, यूरोप, हिंद महासागर, कनाडा और USA के बीच में, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में क्या हो रहा है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गया यहाँ पर अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में। अब देखिए डिटेल में देखिए, कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा था मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल में खसक रहे हैं। हालांकि मैग्नेटिक पोल जियोग्राफिक पोल में फ़र्क होता है, लेकिन अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चौंका देने वाला खुलासा किया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर पड़ रहा है। इस पृथ्वी पर जीवन के लिए चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़रूरी है पृथ्वी के लिए।
और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही पृथ्वी से होने वाले रेडिएशन, सूर्य से निकलने वाले अवशोषित कणों से बच जाती है। जो सूर्य से अवशोषित कण निकलते हैं और चुंबकीय के कारण से ही ये बच जाती है, पृथ्वी पर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इससे उपग्रह और अंतरिक्ष यानों को खतरा हो गया है। जो उपग्रह और अंतरिक्ष यान विभिन्न देशों ने भेजा है अंतरिक्ष में, उन्हें खतरा हो गया। इससे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी ध्रुव में बदलाव के दौर से गुजर रही है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ध्रुव में बदलाव अचानक से नहीं हो पाता, यह धीरे धीरे होता है और बदलाव हर एक 2,50,000 सालों में होता है। और इसमें अंतरिक्ष एजेंसी 2013 ने से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन कर रही है। कौन है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2013 से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रही है। इस मिशन से 3 सैटेलाइट लगे हुए हैं जो उच्च गुणवत्ता आंकड़ों को मुहैया कराते हैं। अर्थ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जीवन रक्षा कवच के लिए तरह होते हैं। यह कमज़ोर हो रहा है। और ये कहाँ पर कमज़ोर हो रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र खासतौर पर अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। वैज्ञानिकों का कारण है जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हमारे सैटेलाइट को तकनीकी खराबी आने लगी है। तो ये कैसे बनता है चुंबकीय क्षेत्र? देखिए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह नीचे जो बाह्य कोट है और आउटर कोट की परत में बह रहे हॉट लिक्विड आयरन के कारण बनता है। यह परत हमारी पृथ्वी के सतह से 3,000 किलोमीटर नीचे है। ये वाली परत, वो हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस परत में बहुत स्पष्ट बदलाव देखा है। क्या काम आता है चुंबकीय क्षेत्र? मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के अवशोषित कोणों को मोड़ देता है। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के बिना सूर्य की अवशोषित कण ओजोन परत को भेदकर धरती पर लाएंगे। इससे रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। यह कमज़ोर होने से यह सूर्य के जो कण हैं वो पृथ्वी पर आ जाएंगे और रेडिएशन को खतरा बढ़ेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष से आने वाले अवशोषित कण वहाँ स्थित हमारे उपग्रहों को घुसकर नुकसान भी पहुँचा देंगे। उपकरण खराब हो जाएंगे, जिससे और नुकसान हो जाएगा। अभी वैज्ञानिक यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कितना असर व्यापक होगा, लेकिन उनका मानना है ये निश्चित सबसे पहले सैटेलाइट पर ही असर करेंगे। और चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक फील्ड स्थान भी बदल रहा है। साइंटिस्टों का मानना है कि मैग्नेटिक के कमज़ोर होने से हमारे चुंबकीय ध्रुव मैग्नेटिक पोल अपना स्थान बदल रहे हैं। और मैग्नेटिक पोल का स्थान बदलना पृथ्वी के लिए कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इसका बदलाव कारण भी पृथ्वी के अंदर कोर सतहों पर घूमने का कारण बताया है। तो इस प्रकार इतनी जानकारी इसे आप रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सीडम MSME के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, अमित शाह। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। तो डिटेल में देख लो हम लोग। तो SIDM और MSE इसकी अध्यक्षता किसने की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। डिटेल में देखें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों MSI के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। MSI के कॉन्क्लेव वर्चुअल सम्मेलन रक्षा का उत्पादन विभाग, भारतीय उद्योग CII और भारतीय रक्षा निर्माता के संगठन SIDM द्वारा एक संयुक्त रूप से आयोजित किया था। इस कॉन्क्लेव बिजनेस कॉन्टिन्यूटी फॉर MSMEs इन डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर के विषय पर आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में 800 से अधिक डिफेंस MSE इकाई ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्लोबल कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई में सोसाइटी ऑफ यूनियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM और अन्य सूक्ष्म लघु उद्यम MSE द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना भी की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चलिए अब इसके बारे में देख ले। SIDM के बारे में इसका फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। इसका अध्यक्ष कौन है? जयंती पाटिल। और भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII, इसके अध्यक्ष कौन है? महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी। अब आखिरी प्रश्न है आज का, जिसे आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इस उत्तर को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 20 मई, 22 मई और 21 मई। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना है। और आप इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें
और वीडियो को पसंद आता तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।